नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा पूर्व करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 3 फरवरी के सवाल से। देखते हैं। तो सवाल था हमारा कि प्रज्ञा एआईएक्स किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया एआई प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन था ये। 4 विकल्प है इसमें। पहला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, दूसरा है गेल, तीसरा है ओएनजीसी और चौथा है भारत पेट्रोलियम। इसमें सही विकल्प हो जाएगा सी। प्रज्ञा एआईएक्स जो कि ओएनजीसी द्वारा विकसित एक एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो तेल गैस संचालन से जुड़े अलग अलग एआई टूल्स को एक ही सिस्टम में जोड़ता है। इसके वर्क है। यह प्लेटफॉर्म बड़े परिचालन डेटा को जो कि उपयोगी जानकारी में बदलकर तेज और सही निर्णय, उत्पादन में वृद्धि, बेहतर सुरक्षा और लागत में कमी लाने में मदद करता है। इसके माध्यम से क्या है कि ओएनजीसी अपने तेल क्षेत्रों की रियल टाइम निगरानी, उत्पादन अनुकूलन और जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है। ठीक है। आज का सवाल है हमारा कि दलाई लामा को वर्ष 2026 में पहला ग्रैमी अवार्ड किस श्रेणी में दिया गया है। क्वेश्चन है ये। 4 विकल्प है इसमें। पहला है बेस्ट म्यूजिक एल्बम, दूसरा है बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर, तीसरा है बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक परफॉर्मेंस, चौथा है बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग। इसमें सही विकल्प हो जाएगा बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग। दलाई लामा को यह ग्रैमी अवार्ड उनके स्पोकन वर्ड ऑडियो प्रोजेक्ट जिसका नाम है मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलिनेस द दलाई लामा के लिए मिला है। इस एल्बम में ध्यान, आध्यात्मिक विचार और संगीत का संयोजन है। ठीक है। यह पुरस्कार उन्हें 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में दिया गया जिससे वे ग्रैमी जीतने वाले पहले तिब्बती आध्यात्मिक गुरु बन गए हैं। ऐसे ही कुछ और सम्मानित लोग किया गया है जैसे जिनमें से हो गया विक्टोरिया बेकहम को फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। वहीं बायोली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया बने। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में जो कि नमिता गोखले को भारतीय दृष्टिकोण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा और भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र को जो कि पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 2025 में भारत को वैश्विक शहरी विकास का प्रमुख इंजन क्यों माना गया। क्वेश्चन है ये। 4 विकल्प है इसमें। औद्योगिक मंदी के कारण, केवल मेगा सिटी के कारण, शहरीकरण में कमी के कारण या तेज शहरीकरण और शहरों के विस्तार के कारण। तो सही विकल्प हो जाएगा तेज शहरीकरण और शहरों के विस्तार के कारण। ये संयुक्त राष्ट्र की जो कि 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कहें तो भारत में शहरी विकास केवल दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि छोटे और मध्यम शहर भी तेज से बढ़ रहे हैं। वहीं बेहतर सड़कें, डिजिटल कनेक्टिविटी, आंतरिक प्रवासन और रोजगार के अवसरों ने भारत को वैश्विक शहरी विकास का प्रमुख इंजन बना दिया है। अगला प्रश्न है। मेवेलिन न्यूयॉर्क ने 2026 में भारत के लिए किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 4 विकल्प है। आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ या कियारा आडवाणी को। तो सही विकल्प हो जाएगा कियारा आडवाणी को। 2026 की शुरुआत में जो कि मेवेलिन न्यूयॉर्क ने अभिनेत्री कियारा आडवाणी को भारत के लिए अपना नया जो कि ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसका उद्देश्य है कि भारत में ब्रांड की पहचान को आत्मविश्वासपूर्ण, आधुनिक और समावेशी बनाना। कियारा आडवाणी को उनकी लोकप्रियता, स्टाइल और युवा वर्ग में प्रभाव के कारण चुना गया है। ऐसे ही कुछ और नियुक्तियां हैं जैसे न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर को नियुक्त किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया।
वहीं संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा, फ्यूचर वारफेयर कोर्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? क्वेश्चन है ये, चार विकल्प है इसमें, पुणे, बेंगलुरु, नई दिल्ली या हैदराबाद में। तो सही विकल्प हो जाएगा नई दिल्ली। फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स एक त्रिसेवा सैन्य कार्यक्रम है जिसे एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान जो कि में आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों को भविष्य के युद्ध जैसे साइबर युद्ध, अंतरिक्ष युद्ध, एआई आधारित प्रणालियां, नई भू राजनीतिक चुनौतियां के लिए तैयार करना, ताकि भारतीय सशस्त्र बल भविष्य के लिए पूरी तरह से सक्षम और एकीकृत रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेन्नयार नदी जल विवाद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसके गठन का निर्देश दिया है? क्वेश्चन है ये, चार विकल्प है इसमें। पहला है जो कि उच्च स्तरीय समिति, दूसरा है विशेष जांच दल, तीसरा है अंतर्राज्यीय समझौता और चौथा है जल विवाद न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसमें सही विकल्प हो जाएगा जल विवाद न्यायाधिकरण। सुप्रीम कोर्ट ने जो कि 2 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह पेन्नयार नदी से जुड़े तमिलनाडु और कर्नाटक के अंतर्राज्यीय जल विवाद को सुलझाने के लिए एक समर्पित जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन करे। और यह निर्देश संविधान के अनुच्छेद 262 और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत दिया गया है, ताकि ऐसे विवाद अदालतों के बजाय ट्रिब्यूनल के माध्यम से तकनीकी और निष्पक्ष रूप से सुलझाए जा सके। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को 2026 में कौन सा पुरस्कार मिला है? यह है वीरभद्रन रामनाथन। चार विकल्प है इसमें। पहला है नोबेल शांति पुरस्कार, दूसरा है क्रैफोर्ड पुरस्कार, तीसरा है टेम्पल्टन प्राइज और चौथा है टॉयलर पर्यावरण पुरस्कार। इसमें सही विकल्प हो जाएगा क्रैफोर्ड पुरस्कार। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्र रामनाथन को 2026 में क्रैफोर्ड पुरस्कार से इनको मिला है ये। और वीरभद्रन रामनाथन जो कि एक प्रसिद्ध वायुमंडलीय वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने यह सिद्ध किया है कि जलवायु परिवर्तन केवल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 से नहीं, बल्कि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी अन्य गैसों से भी तेजी से बढ़ता है। उनकी खोजों ने ग्लोबल वार्मिंग की वैज्ञानिक समझ बदली, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 जैसे वैश्विक समझौते को दिशा दिया, वहीं पर्यावरण नीतियों को वैज्ञानिक आधार दिया। इन्हीं ऐतिहासिक योगदानों के लिए उन्हें 2026 में क्रैफोर्ड पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2026 में किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम मतलब PSU को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया है? क्वेश्चन है ये, चार विकल्प है इसमें, जिसमें से पहला है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, दूसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तीसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और चौथा है यंत्र इंडिया लिमिटेड। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा यंत्र इंडिया लिमिटेड। रक्षा मंत्रालय ने 2 फरवरी 2026 को यंत्र इंडिया लिमिटेड मतलब शॉर्ट में कहते हो YIL बोला जाता है को मिनी रथ कैटेगरी 1 का दर्जा दिया। और यह दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि कंपनी ने कम समय में ही बिक्री वृद्धि में दिखाई और रक्षा निर्यात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को मजबूती मिली और इसी मिनी रत्न वन दर्जा मिलने से YIL को 500 करोड़ तक का पूंजीगत खर्च और बिना सरकारी मंजूरी के करने की स्वायत्ता मिल जाती है। ठीक है, यह कदम जो कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को काफी बढ़ावा देता है। इसी के साथ अगला सवाल है, अगला प्रश्न हमारा कि अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबकयानो ने, यह है कबकयानो, पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतह कर इतिहास रचा और यह चोटी कौन सी है? क्वेश्चन है ये, चार विकल्प है इसमें। माउंट एवरेस्ट,
दूसरा है माउंट किलिमंजारो, तीसरा है माउंट एलब्रूस और चौथा है माउंट अकानकागुआ। इसमें सही विकल्प हो जाएगा चौथा माउंट अकानकागुआ। कबकयानो जो कि अरुणाचल प्रदेश से है, इन्होंने अर्जेंटीना में स्थित माउंट अकान जो कि अकानकागुआ जो कि 22,831 फीट की सफल चढ़ाई की है इन्होंने। माउंट अकानकागुआ ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है और वहीं एशिया के बाहर विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यह उपलब्धि कबकयानो के सेवन समिट अभियान का एक अहम चरण है और भारत विशेषकर अरुणाचल प्रदेश के युवाओं के लिए काफी प्रेरणा की स्रोत बनी है। अगला प्रश्न है एनएसओ देशव्यापी माइग्रेन सर्वे कब आयोजित करेगा? तो चार विकल्प है इसमें 2025, 2026, 2026 से 2027 में, 2027 या 2028 के बीच या 2024 से 2025। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा 2026, 2027। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसका शॉर्ट में एनएसओ है, ये जुलाई 2026 से जून 2027 तक देशव्यापी माइग्रेशन सर्वे कराने की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य अगर देखें तो ये ग्रामीण से शहरी प्रवासन को समझना, मौसमी और अस्थायी प्रवासन का डेटा जुटाना, यह जानना कि लोग क्यों, कहां और किस लिए प्रवास करते हैं। इस सर्वे से मिलने वाला डेटा सरकार को रोजगार, आवास, शहरी योजना जैसी नीतियां बनाने में काफी मदद करेगा। अगला प्रश्न है फरवरी 2026 में अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? क्वेश्चन ए, चार विकल्प है देखते हैं। पहला है 50%, दूसरा है 30%, तीसरा है 25% और चौथा है 18%। तो सही विकल्प हो जाएगा 18%। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कि फरवरी 2026 में ये घोषणा की कि अमेरिका भारत पर लगाए गए पारस्परिक टैरिफ को घटाकर 18% करेगा और यह फैसला जो कि नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद लिया गया। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि 16वें वित्त आयोग ने राज्यों की कर हिस्सेदारी कितने प्रतिशत पर बरकरार रखी है? क्वेश्चन है ये, चार विकल्प है इसमें। 35%, 40%, 41% या 50%। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति आईएएस ऐप डाउनलोड करें जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज और करेंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। युक्ति आईएएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।